कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर तुम नाम करो। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। स्वनाम धन्य श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की जयंती 15 दिसंबर को मनाई जा रही है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, कला भवन के संस्थापक के रूप में उन्हें जाना जाता है। साथ ही हिंदी के प्रति उनका विशेष अनुराग था और साहित्य के प्रति उनकी ऐसी साधना थी कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के पद तक को ठुकरा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव दिया तो इन्होंने उसे ठुकरा दिया और भोला पासवान शास्त्री को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि लोग वर्तमान दौर में सत्ता की चाहत में क्या से क्या कर बैठते हैं, लेकिन उस कद के ये व्यक्ति थे जहां ये सत्ता को दरकिनार कर साहित्य को अपनाया ताकि साहित्य से इन्हें लोग जाने, इन्हें पहचाने और साहित्य से इनका विलगाव नहीं हो। इसको देखते हुए इन्होंने हम सीधे तौर पर कहें तो साहित्य को अपनाया। 1962 की अगर हम बात करें तो उस वक्त इन्हें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उस वक्त भी ये बनने को तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि मुझे भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाए। तो आप ये समझिए कि ये कैसे शख्स थे जो साहित्य के प्रति पूरी तरह तल्लीन थे। हमारे साथ हैं जयवर्धन सिंह, जो कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के पौत्र हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनके दादाजी से इन्हें क्या प्रेरणा मिली और क्या उनके संस्मरण हैं। सबसे पहले तो मलय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस जयंती के अवसर पर आप लोगों ने पूज्य दादाजी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के जीवन पर जो आप लोगों ने प्रकाश डालने का काम किया है, ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को एक जानने की एक इच्छा होती है कि आखिर सुधांशु जी थे कौन। बचपन से पूज्य दादाजी के प्रति मेरा एक लगाव, एक जो स्नेह, जो एक आदर्श बना कर उनको जीवन में चलने का मेरा शुरू से रहा है। जैसे जैसे बड़ा होते चला गया और जब सामाजिक जीवन में प्रवेश किया, तब मुझे सही मायने में पता चला कि इनका व्यक्तित्व, इनका कृतित्व कितना बड़ा था। जब दूर दूर क्षेत्रों से बड़े बड़े लोगों से मिलना हुआ, लोगों ने जाना कि मैं उस परिवार से आता हूँ, मैं उनका पोता हूँ, और ऐसी ऐसी कहानियाँ उन्होंने मुझे बताई कि आखिर आपके दादाजी थे क्या। जानकर लगा कि इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व के परिवार से होना, ये मेरे लिए गर्व की बात तो है ही, साथ साथ मेरे लिए एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके विचारों को अपने अनुशासन, अपने आचरण में लाना और अब आने वाली पीढ़ी पर उन विचारों को लाके एक संवाहक के रूप में आगे ले जाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वर्तमान राजनीति और तब की राजनीति को जब मैं करीब से देखता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ अपने पिताजी से, अपनी माँ से और जो भी उस दौर के लोग हैं अभी, तब लगता है कि कितना सही मायने में पहले का राजनीति और अभी का राजनीति में कितना बड़ा अंतर, कितनी बड़ी खाई निकल के आई है। दादाजी के बारे में क्या बताएं, मतलब उनके बारे में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। जब वो युवा अवस्था में थे तब से उनको लिखने का बहुत बड़ा शौक था। काशी विश्वविद्यालय में वो वहाँ पढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर जब से वो सामाजिक जीवन में आए, साहित्य को लेते हुए, साहित्य के प्रति उनका जो लगाव था, और साथ साथ ऐसा भी नहीं था कि वो राजनीति में थे तो राजनीति में वो उस तरह से अपना कर्तव्य को नहीं, उसमें भी वो जिस प्रकार से जब वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे, नेता प्रतिपक्ष हो या इनके पक्ष का नेता हो, सब लोग उनको जो आदर, जो भाव देता था, वो उनके तत्काल लिखी हुई पत्र में, पत्र संग्रह में आप अगर देखेंगे तो सब लोग बोलते थे कि
आपके जैसा विधानसभा अध्यक्ष मैंने आज तक नहीं देखा कि जो डिसिप्लिन, जो विधानसभा में पहले का डिसिप्लिन हुआ करता था, वो डिसिप्लिन देखने लायक थी। फिर जब कांग्रेस में एक दौर आया जब बहुत सारे उठापटक चलते हैं, हर पार्टियां में चलती है, उस वक्त बाकायदा देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर सुधांशु जी को जब मुख्यमंत्री बनने का न्योता भेजा, तब भी उनका वही था कि मैं उस समय बिहार झारखंड एक हुआ करता था कि मैं अगर सही मायने में अगर मुख्यमंत्री बन जाता हूं तो मैं साहित्य में उतना वक्त नहीं दे पाऊंगा, और सही मायने में मेरे मुख्यमंत्री पद के लिए ये सही नहीं होगा कि ये उसके लिए सही नहीं होगा। जबकि सब लोग तैयार थे, जो गुटबाजी हो रही थी, दोनों गुट इनके नाम के लिए तैयार हो गए थे। मेरे पिताजी खुद सदाकत आश्रम में उस रात में थे और देखते थे तत्कालीन गद्दावर नेता सब आ रहे हैं, दादाजी को मना रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। रात भर गाड़ियों का काफिला लगा हुआ रहता था कि तैयार हो जाइए, कांग्रेस ये हो जाएगी। अंतिम तक ये बोले कि नहीं, ये सही नहीं होगा, ये पार्टी के लिए। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे। नेहरू जी जैसे व्यक्तित्व वाले जो नेता थे, उन्होंने उन्हें ऑफर किया और इसको उन्होंने ठुकरा दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि ये तत्कालीन, देखिए नेहरू जी भी वैसा वो समझ रहे थे कि ये सुधांशु जी को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, उनके व्यक्तित्व को समझ रहे थे। एक बार की बात है कि किसी मीटिंग के लिए, निमंत्रण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से एक इंग्लिश में लेटर आया हुआ था। उस इंग्लिश के लेटर को डॉक्टर सुधांशु जी ने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि वो चिट्ठी इंग्लिश में था। वो बोल दिया कि अंग्रेज ने देश को छोड़ दिया, लेकिन ये भाषा जहाँ के हिंदी में लिख के भेजना चाहिए था। तो वो सब चीज़, वो भी नेहरू जी भी उनका आदर करते थे, ये भी वो समझते थे, दोनों एक दूसरे का सब समझते थे कि क्या चीज़ थी। वो हिंदी के लिए कितना सजग रहते थे, और अनुशासन उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ था कि अनुशासन वो जो अपने बच्चों में जो उनसे जो उनके पीढ़ी में जो अनुशासन आया, सब जो उन्हीं का दिया हुआ सारा चीज़ है कि जो एक डिसिप्लिन, चाहे वो राजनीति में थे तो राजनीति में भी वो डिसिप्लिन को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। विधानसभा अध्यक्ष थे तो विधानसभा जब सत्र चलता था तो जो साइलेंस रहता था, जो जिस समय कार्यवाही चलती थी उस समय जो पक्ष हो या विपक्ष, जो कलाभवन में एक जो विधानसभा में एक ये डिसिप्लिन रहना चाहिए, जो शांति रहना चाहिए, उस दौर में देखने लायक था। आपने बताया कि वो काफ़ी अनुशासन प्रिय भी थे, समय के पाबंद थे, जो कि अब के दौर में लोगों में ये नज़र नहीं आता है। तो यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप तो उस परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कितना आपके भीतर वो आया है, कोई किस तरह का व्यक्तित्व मतलब है? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि उनके पैर के धूल के बराबर भी अगर मैं अपने जीवन में कुछ, एक धूल के बराबर अपने जीवन में अगर कुछ उतार लूँ तो मैं अपना ये पूरा जीवन सार्थक समझूंगा कि मैंने कुछ किया है। परंतु जब जैसा उनके बारे में जो बातें हैं जो हैं, वो देख के लगता है कि हम लोगों के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े जिनकी बड़ा एक व्यक्तित्व रहा, उनके विरासत को लेके आगे जाना। ये सिर्फ नहीं है कि हम एक सामाजिक जीवन में दिनचर्या करके हम गुजर जाएं। एक हम लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो आने वाली पीढ़ी है, उन पीढ़ियों को बताएं कि आखिर सुधांशु जी थे क्या, पूर्णिया के लिए क्या योगदान उनका रहा, कला साहित्य और संस्कृति के लिए क्या उन्होंने। वो राजनीति में होते हुए सबसे प्रथम योगदान था उनका कि वो शिक्षा को लेके बहुत चिंतित रहते थे कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तत्कालिक समय में गांव में पढ़ते थे, गांव में स्कूल का व्यवस्था नहीं था, वैसा ये नहीं था, तो गांव में वो लोगों ने, दादाजी ने स्कूल की स्थापना करवाई कि गांव में स्कूल होना चाहिए ताकि गांव के लोग बाहर नहीं जाए। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े, फिर कॉलेज के लिए अच्छा, पूर्णिया कॉलेज की स्थापना में क्या उनका योगदान? पूर्णिया कॉलेज की स्थापना में वो चेयरपर्सन थे, फाउंडर मेंबर के, और जो भी मतलब
उस समय जो केंद्र बिंदु में उनकी स्थापना में रही। जो भी कमेटी थी, तत्कालीन अंग्रेज थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके सारी ज़मीन उमीन को ये और अंग्रेज के बीच में दोनों का जुड़ा हुआ था। और उसके बाद ये फाउंडेशन कमेटी के इनको चेयरपर्सन बनाया गया था। और पूर्णिया कॉलेज की स्थापना हो गई। फिर उसके बाद कला भवन के लिए वो कला भवन में ज़मीन एकत्रित करना लोगों से, उसके बाद उसकी स्थापना करवाना, और इनका सबसे बड़ा योगदान था। और इस कला भवन की स्थापना में जो कुर्सेला स्टेट के रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, वो उनका भी ज़मीन काफ़ी कला भवन में दिया गया। और दादाजी ने सांस्कृतिक विरासत को पूर्णिया में लाने के लिए, स्थापित करने के लिए कला भवन की स्थापना की थी कि यहाँ के जो युवा, जो युवतियाँ हैं, उनको, उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनके अंदर जो कला है, उनके लिए एक केंद्र बनाया गया जो सबसे बड़ा पूर्णिया का आज पहचान है, एक सांस्कृतिक विरासत है कि जहाँ पे हर साल सैकड़ों युवा जो है सीख के देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। माने कोई ऐसा सपना दादाजी का जिसे आप पूरा करने की हसरत रखते हैं? देखिए, दादाजी का तो बहुत सपना था, मतलब सपना क्या, उनको यही था कि समाज के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहो, उनकी सेवा करो, और साथ साथ ये समझो कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरा तो एक ही सपना है कि मैं दादाजी के विचारों को, उनकी जो अनुशासन है, उनकी जो पहचान है, उनके जो विचार हैं, वो मैं आने वाली पीढ़ी में, युवाओं के बीच ला सकूं। और जब तक मेरा जीवन है, उनके विचारों को, उनके अनुशासन को युवाओं को बीच लाकर रखने का काम करते रहे, ताकि जान सके कि हमारी विरासत, हमारा जो इतिहास है कितना मजबूत है। पूर्णिया के धरती के जो महापुरुषों की जो एक श्रृंखला है वो कितनी मजबूत है, हम कितने गौरवान्वित कर सकते हैं अपने आप को। ये युवाओं को समझाना है और उनके आचरण, उनके अनुशासन को अपने जीवन में लाकर वो कितने सफल हो सकते हैं, कितने आगे बढ़ सकते हैं, उनके व्यक्तित्व में कितना निखार हो सकता है, ये आने वाले युवाओं को हम बता सकें। ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के पौत्र जयवर्धन सिंह, जिन्होंने कहा कि उनके आदर्शों को अपनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी विरासत को आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। युवाओं के बीच इस संदेश को ले जा रहे हैं कि आप समाज के लिए कुछ नया करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वह इसे सहेज कर रखे, क्योंकि अतीत इनका काफ़ी अच्छा था और वर्तमान में जो युवा हैं अपने पीढ़ी के इन लोगों को जाने, पहचाने और यह देखें कि उन्होंने किस तरह अपने सफलता की नई गाथा लिखी है। हमको नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।